अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कीवी फलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए बगीचे में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों पर संक्षिप्त जानकारी। पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कैसे करें वर्षा जल का संग्रहण। किसान भाइयों, कीवी के फल की खपत विश्व स्तर पर पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आई है। यहाँ के चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर जिलों में काफी किसान इसकी बागवानी करके अत्यधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन दिनों कीवी के बगीचों में फलों की सेटिंग होना शुरू हो गया है। फलों के आकार की वृद्धि के लिए बगीचे में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सारू चंबा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव बनियाल से। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कीवी फल जो है वो हिमाचल प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तेज़ी से फैल रहा है। इसके जो फल हैं वो बड़े ही पोषक होते हैं। साथ ही साथ जो किसान बागवान साथी कीवी फल लगा रहे हैं उन्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत बाज़ार में मिल रही है। आजकल जो समय चल रहा है उसमें कीवी फल के जो फल हैं वो बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसा कि इस समय कीवी के फल बागों में फ्रूट सेटिंग हो गई है, इस समय इन फल बागों में कुछ प्रबंधन कार्यों को कर इन फल वृक्षों से अच्छी गुणवत्ता के फल की प्राप्ति की जा सकती है। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए कीवी के फल बागों में कौन से प्रबंधन कार्य को करना है, आइए जानते हैं। इस समय में जो कुछ सावधानी रखने की बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो कीवी फल है, इस समय अगर आपने नाइट्रोजन की तीसरी डोज या तीसरी मात्रा नहीं डाली है तो इस समय उसको डालने का सही समय है। जितने भी तरह के खरपतवार कीवी फल के तौलिए के क्षेत्र में हो उसे आप निकाल दें। साथ ही साथ मल्चिंग तौलिए में अवश्य करें। मल्चिंग से मेरा मतलब है कि जितना भी तौलिए का फैलाव है उसमें या तो 4 से 6 इंच मोटी सूखी हुई घास की तह बिछा दें या फिर काला पॉलीथीन जो कि मल्चिंग के लिए मिलता है उसको आप लगाएं। इसको करने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कि आजकल क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो जो ज़मीन में जो नमी है वो वाष्पन पर उड़ जाती है, जिससे मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है। तो जब हम मल्चिंग पौधों में कर देते हैं उससे वाष्पीकरण जो वो कम हो जाता है, जिसके कारण पौधों को पानी की उपलब्धता बढ़ जाती है। और ये पाया गया है कि जिन पौधों में मल्चिंग हमने की है उसमें फलों की गुणवत्ता और साइज़ दूसरे पौधों से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त अगर हमने मल्चिंग की है तो ये पौधे के जो तौलिए का मिट्टी है उसका तापमान को नियंत्रण में रखता है तथा वहाँ पर खरपतवार
पैदा नहीं होने देता है, जिससे हमें बार बार गुड़ाई ना करनी पड़े। कई बार फल बनते समय सही समय पर सिंचाई नहीं करते, जिससे कि उनके फल वृक्षों से अच्छी गुणवत्ता के फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जबकि फलत अवस्था पर कीवी के फल बागों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो इस समय कैसे करें इन बागों में सिंचाई प्रबंधन, आइए जानते हैं। जब पौधे या फल बढ़ोतरी में होते हैं तो उनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार सिंचाई करना आवश्यक है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो फलों का साइज हमारे छोटा रह जाएगा। कीवी के फलत अवस्था पर इनके आकार में वृद्धि के लिए फल वृक्षों पर कुछ रसायनों का प्रयोग करके फलों के आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो कीवी के फलों के आकार में वृद्धि के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करें, हम आपको बताते हैं। फलों के साइज को बढ़ाने के लिए कीवी फल में कमर्शियल तौर पर, व्यावसायिक तौर पर CPPU नामक एक कैल्शियम केमिकल का इस्तेमाल भी होता है, जिसको कि हम घोल बना के फलों को उसमें डिप करते हैं, फलों को डुबाते हैं गुच्छों को उनके, ताकि उनका साइज जो है वो बढ़ सके। तो 5 से 10 ppm CPPU की मात्रा बनाकर उसको पानी में घोलकर फलों को उसमें डुबोने से इसका साइज जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। इस CPPU को लगाने का उपयुक्त समय आजकल चल रहा है, तो जो किसान साथी इसका लाभ उठाना चाहते हैं वो CPPU से फलों को उपचारित कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तरह से अगर आप इस समय पर सिंचाई, मल्चिंग आदि विषयों पर ध्यान देंगे तो आप अच्छी गुणवत्ता वाले फलों की पैदावार है उनकी विषय ले सकते हैं। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ साथ श्रम की बचत होती है और दूसरा इससे कुल कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कितनी है, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। किसान भाइयों, वर्तमान कृषि पद्धति में कृषि यंत्रों का प्रयोग किसानों के लिए एक मुख्य जरूरत है, क्योंकि इनके प्रयोग से जहां एक ओर समय और श्रम की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर कुल कृषि लागत में कमी आती है। ये कृषि यंत्र मानव चालित, पशु चालित या शक्ति चालित हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की तैयारी करते समय प्रयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों के बारे में। मोल्ड बोल्ड हल, इसमें 2-3 फाल होते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से गहरी जुताई करने में किया जाता है। डिस्क प्लाऊ, इसमें 2 से 3 डिस्क हल होते हैं। इसका प्रयोग भूमि की गहरी जुताई करने के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो, इसमें 12 से 18 डिस्क होते हैं। ये डिस्क हल की अपेक्षा कम गहरी जुताई करता है, किंतु इसमें कम समय में अधिक क्षेत्रफल की जुताई होती है। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, यह साधारणतया हल्के हल की श्रेणी में आता है, जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें 7 से लेकर 12 फाल लगे होते हैं। बुवाई से पहले खेत की तैयारी एवं वखेरी के बाद खाद मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर एंड बंड फार्मर, इस यंत्र की सहायता से मेड़ पर बोई जाने वाली फसलों के लिए मेड़ें बनाई जाती हैं। रोटावेटर, यह एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिसका प्रयोग भूमि की तैयारी में किया जाता है, जो कि उच्च शक्ति चालित ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके प्रयोग से खेत की तैयारी मात्र एक जुताई में संपन्न हो जाती है, क्योंकि यह हैरो, कल्टीवेटर एवं पाटा यंत्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों को एक साथ संपन्न कर देता है, जिससे समय और लागत की बचत होती है। किसान भाइयों, इन यंत्रों के अलावा छोटे किंतु बहुत उपयोगी यंत्रों के बारे में भी बताना चाहेंगे, जिसे पावर टिलर के नाम से जानते हैं। ये पावर टिलर विभिन्न मॉडलों के होते हैं तथा इनको अनेक कार्यों के संपादन हेतु
प्रयोग में लाया जा सकता है। ये पावर टिलर मुख्य रूप से छोटे कृषकों एवं सीमांत कृषकों के लिए उपयोगी यंत्र है। अब आइए बात करते हैं बीज की बुवाई तथा पौधरोपण यंत्रों के बारे में। पैडी ट्रांसप्लांटर, इसकी सहायता से धान का पौधरोपण किया जाता है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो ड्रिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज और उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों गन्ना बुवाई एवं कटाई यंत्र की बात है, तो इस यंत्र के द्वारा बुवाई के साथ साथ गन्ने की कटाई, बीजोपचार, भूमि जनित कीट नियंत्रण, रसायनों का प्रयोग, मिट्टी को चढ़ाना एवं रासायनिक खादों को डालने की प्रक्रिया एक साथ की जाती है। इसकी कार्य क्षमता 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है। कोनो विडर, ये पंक्ति बद्ध रोपी गई धान की फसल या श्री विधि से रोपी गई धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने वाला मानव चालित यंत्र है, जिससे धान की फसल में इसका प्रयोग कर आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है तथा एक व्यक्ति बड़ी आसानी से एक दिन में आधा एकड़ क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई कर सकता है। फसल सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख कृषि यंत्र ट्रैक्टर ऑपरेटेड पावर स्प्रेयर, इसकी सहायता से लाइनों में बोई गई फसलों पर रसायनों का छिड़काव किया जाता है। डस्टर, ये भी मानव चालित या शक्ति चालित होते हैं। इनकी सहायता से डस्ट या धूल के रूप में आने वाले रसायनों का बुरकाव किया जाता है। अब आइए बात करते हैं कटाई व मड़ाई में प्रयोग होने वाले यंत्रों के बारे में। तो पहला यंत्र है रीपर, जो कि पावर टिलर तथा ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इस यंत्र की सहायता से धान और गेहूं की कटाई की जाती है। पावर टिलर रीपर की कार्यक्षमता प्रतिदिन 1.6 हेक्टेयर होती है तथा ट्रैक्टर चालित रीपर की कार्यक्षमता प्रतिदिन 4 हेक्टेयर होती है। अब आइए बात करते हैं इन यंत्रों के रख रखाव के बारे में। देशी हल, मोल्ड बोल्ड हल तथा हैरो में तंबू को पीना कर लेना चाहिए, अन्यथा ट्रैक्टर पर अतिरिक्त बल पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यंत्रों में लगे नट बोल्ट की जांच कर लेनी चाहिए। ढीले नट बोल्टों को सही कर देना चाहिए। यंत्रों का यदि कोई भी हिस्सा टूटा हो तो उसकी मरम्मत करा लें या फिर उसे बदलकर नया लगवा लें। घूमने वाले भागों की बियरिंग में समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें। कार्य करने के दौरान यंत्रों को सही तरह से समायोजित कर लेना चाहिए, जिससे कार्य सही ढंग से हो सके। बुवाई में प्रयोग किए जाने वाले सीड ड्रिल एवं 40 सीड ड्रिल मशीन की जांच करवा लें। उर्वरक एवं बीज पेटी कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यंत्रों के साथ साथ ट्रैक्टर की भी देखभाल करना आवश्यक है, जिसके पहिए की हवा, ट्रैक्टर में डीजल इत्यादि को जांच लेना चाहिए। इन कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी जानकारी, इनकी प्राप्ति स्थान, कीमत तथा इन पर प्राप्त होने वाले अनुदान के लिए किसान भाई इस पते पर संपर्क करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जहाँ लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल राज्य में वर्षा सामान्य रूप से कम हुई थी, जिसके चलते भूमि का जलस्तर काफी नीचे चला गया और राज्य के कई जिलों में तो सिंचाई जल के साथ साथ पीने के पानी की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। लेकिन किसान भाइयों, इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो वर्षा जल को संग्रहित करने के कौन कौन से उपाय हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर के यादव और डॉक्टर PK सेन। किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था भी इसी पर टिकी है। किंतु ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है और ऐसा कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि आज भले ही देश विकास की ओर अग्रसर है, परंतु आज भी देश की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा देश में आज भी सिंचित क्षेत्र काफी कम है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे देश में जितनी भी वर्षा होती है तो उसके जल को संग्रहण कर रखा जाए और इसके लिए ये आवश्यकता है कि कृषक अपने स्तर पर ही जल संग्रहण की विधियों को अपनाए, जिससे कृषकों को कृषि हेतु अधिक जल की प्राप्ति हो सके, साथ ही अन्य कामों में भी इस जल का प्रयोग किया जा सके। क्योंकि मॉनसून का क्या भरोसा, यदि मॉनसून के मामले में अकाल को राजस्थान और राजस्थान को अकाल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। अतः ऐसे कृषकों को कृषि कार्य हेतु विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत वर्ष में ज्यादातर हिस्सों में वार्षिक वर्षा जल का लगभग 70 से 80% मॉनसून के 3 महीनों से प्राप्त होता है तथा बाकी के 9 महीनों में सिर्फ 20 से 30% ही वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा जल वितरण के कारण जहां मानसून में वर्षा जल का अधिकांश पानी नदी नालों में बहकर बेकार चला जाता है और मृदा अपरदन एवं बाढ़ जैसी समस्याओं को जन्म देता है, वहीं बाकी के 9 महीनों में ज्यादातर कृषि योग्य भूमि असिंचित रह जाती है। जहां पर सिंचाई का मुख्य साधन भूजल होता है, वहां पर भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 1 से 4 मीटर तक भूजल में गिरावट देखी गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। अतः अभी से समय रहते जल संरक्षण तकनीकों को अपनाया जाए तो इन समस्याओं से आसानी के साथ निपटा जा सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं जल संरक्षण की कुछ विधियों पर। विगत वर्षों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए अब वर्षा के जल को संरक्षित करना जरूरी हो गया है। इस जल को संरक्षित करने के उपाय आगे बताए अनुसार हैं। नदी नालों में स्पॉट डैम का निर्माण। नदी एवं नालों पर यदि स्पॉट डैम का निर्माण एक निश्चित दूरी के अंतराल पर कर दिया जाए तो इससे भूमि नदियों की जल धारण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तालाबों का निर्माण। पहाड़ी और ऊंची नीची भूमि पर खाली पड़े स्थानों में तालाबों का निर्माण कर भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इस फार्म फंड का निर्माण जो किया गया है उसमें लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं और 1200 क्यूबिक मीटर इसका कैपेसिटी है। कैचमेंट एरिया के हिसाब से इसको बड़ा या छोटा बनाया जा सकता है। अगर ज़्यादा कैचमेंट है तो इसको बड़ा बनाया जा सकता है और कम कैचमेंट एरिया तो इसको छोटा बनाया जा सकता है और उसी के हिसाब से इसकी लागत भी अलग अलग होती है। यहाँ पर इस फार्म पॉन्ड के अंदर जितना भी पानी आता है उसको मछली पालन के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की सिंचाई करने के लिए और फार्म की अन्य फसलों के लिए सिंचाई के लिए हम काम में लेते हैं। और ये पानी बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का, उच्च क्वालिटी का पानी है और इसको अगर थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें तो पेयजल के रूप में काम में लिया जा सकता है। हमारे राज्य में खारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यदि किसान वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं तो खारे पानी की समस्या से छुटकारा तो पा ही सकते हैं, साथ ही पीने एवं खेती के लिए इस पानी का भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ के भूजल की गुणवत्ता जो है उसके हिसाब से यहाँ के पानी में TDS जो है वो 550 से 600 के आसपास है, लेकिन ये जो हार्वेस्टेड रेन वाटर है इसका TDS 10 से 30 के बीच में रहता है। तो ये डिस्टिल वाटर के बराबर ही इसकी गुणवत्ता कह सकते हैं। अगर इसको डिस्टिल वाटर की जगह भी काम में लिया जाए तो बहुत अच्छा है, जबकि पेयजल में तो वर्षा जल जो है वो अमृत के समान माना जाता है। तो जो ये हार्वेस्टेड रेन वाटर है उसको पेयजल की गुणवत्ता इसकी देखते हुए हम इसको पेयजल के रूप में काम में ले सकते हैं, पशुओं को पिलाने के लिए काम में ले सकते हैं और सिंचाई और मछली पालन ये सब तो काम इसके है ही। इस प्रकार किसान भाई अगर ऐसा
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं तो वो पानी की बहुआयामी उपयोग कर सकता है। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, पुराने पड़े तालाबों की साफ सफाई करके उन्हें नए तरीके से सजाने और संवारने का समय अब आ गया है, जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसका कृषि में उपयोग किया जा सके। किसानों द्वारा खेतों में समूचे बांधों का निर्माण। बरसात में खेतों में मेड़ न होने के कारण वर्षा का जल बहकर बेकार चला जाता है, अतः प्रत्येक को अपने अपने खेतों में मेड़ बंदी कराना बहुत जरूरी है। कुएं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंड पंपों के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुँचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती हैं, अतः गर्मियों में नालियों और नहरों को साफ करना चाहिए। सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कृषकों को चाहिए कि सिंचाई के लिए फव्वारा, बूंद बूंद पद्धति का उपयोग करें। इससे कम समय में अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो सके। इस प्रकार आप वर्षा जल का संग्रहण करके पीने के पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों की सिंचाई करके अच्छी उपज भी ले सकते हैं। ये महाविद्यालय में प्लास्टिक रेखीय जलकुंड का ये निर्माण किया गया है। खास करके ज़्यादातर जो हम तालाब बनाते हैं वो पर्कुलेशन पॉन्ड के नाम पर रिचार्जिंग के लिए ही बनाते हैं, लेकिन राजस्थान में बहुत सारी जगहों पर ऐसी हैं जहाँ की भूजल बहुत ज़्यादा खारा है और वो पीने के काम में भी नहीं लाया जा सकता है, न ही सिंचाई के काम में ले सकते हैं। तो जहाँ पर भूजल बहुत ज़्यादा खारा है वहाँ पर हम प्लास्टिक रेखीय जलकुंड का निर्माण करते हैं और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर डाइल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है। जैसा कि आगामी समय वर्षा का है, ऐसे में जो किसान भाई वर्षा जल को संग्रहित करना चाहते हैं वे फार्म पॉन्ड, तलाई, चेक डैम इत्यादि बनाकर व्यर्थ बहने वाली वर्षा जल को संग्रहित करके खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं। ये जो है, ये जो तालाब बना हुआ है, इसका ये इनलेट है जहाँ से पानी, बारिश का पानी इसके अंदर से आता है, और सामने जो दिख रहा है उससे ये आउटलेट है। जब ये पूरा तालाब भर जाता है तो उसका जो एक्सिस वाटर है वो सामने से निकल जाता है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया जो है वो 6.5 हेक्टेयर का कैचमेंट एरिया है। तो ये जो जलकुंड का निर्माण है इसकी क्षमता लगभग 1200 क्यूबिक मीटर की ये क्षमता है, और इसके अंदर जो है 250 माइक्रोन का प्लास्टिक शीट डली हुई है। प्लास्टिक शीट के ऊपर 4 इंच की मिट्टी डाल करके और ये सूखे पत्थरों से इसके ऊपर पिचिंग किया हुआ है। प्लास्टिक के ऊपर मिट्टी डालकर और पिचिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि प्लास्टिक की जो लाइफ है ये बढ़ जाती है और लगभग 10 से 15 साल तक इस स्ट्रक्चर्स में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो इस तरह के प्लास्टिक रेखीय जलकुंड निर्माण की काफ़ी आवश्यकता है। राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह का प्लास्टिक रेखीय जलकुंड बनाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी का रिसाव बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, वो प्रदेश में काफ़ी स्तर पर इसको करने की ज़रूरत है। इसमें पानी लंबे समय तक रहता है और ख़ासकर गर्मी में भी पानी की उपलब्धता इसमें सुनिश्चित की जा सकती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किशनगढ़, जिला हिसार के कृषक नीरज भाटिया ने। यह बकरियों के मेमनों की देखरेख प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो नीरज भाटिया जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसे ही देखिए गर्मी शुरू होती है तो किसानों को चिंता का कारण बन जाता है। गर्मी होता है खासकर मई जून के महीनों में, कि जो इसमें क्या होता है कि मई जून में जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है और उससे जो है बकरियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का।
बकरी की मेमनों में तापमान की अधिकता होने पर इनको कई प्रकार की परेशानी होती है। इनमें ठीक से आहार न लेना एक मुख्य परेशानी है। इसके कारण इनमें आशा से कम बुद्धि देखी जाती है। ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों को इनसे अच्छा लाभ प्राप्त नहीं होता। इसके उपाय के लिए गर्मी की अधिकता होने पर मेमनों को ज्यादा से ज्यादा छायादार स्थान पर रखें तथा गर्मी में इनको कम से कम एक बार नहलाएं, जिससे कि इनके शरीर का तापमान सही बना रहे। ऐसा माना जाता है कि जैसे गर्मी शुरू होती है तो बकरियों की जो खुराक है, खाने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। दाना और जो हरी घास है वो करीबन 10 से 12% कम हो जाती है और बकरियों पानी पीने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। करीबन ये 75 से 100% तक बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बकरी ज़्यादा पानी पीती हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बदलते मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल। विश्व पर्यावरण दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।